नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत की मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू जी। 19 दिसंबर 1948 को जन्मी दीपक संधू जी 1971 बैच की भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं। दीपक संधू जी पहली महिला हैं जिन्होंने देश के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पहुंचने का सौभाग्य हासिल किया है। 42 साल के लंबे कार्यकाल में दीपक संधू जी ने तमाम महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। दीपक संधू जी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मीडिया सलाहकार भी रह चुकी हैं। मुख्य सूचना आयुक्त बनने से पहले ये 4 वर्ष तक केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त भी रहीं। दीपक संधू जी पीआईबी की प्रधान महानिदेशक मीडिया एवं संचार के अलावा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों जगह न्यूज की महानिदेशक रह चुकी हैं। ये कान, बर्लिन, वेनिस और टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों, रूस और साइप्रस में आतंकवाद एवं इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अलावा अटलांटा, अमेरिका एवं बीजिंग में समाचार प्रमुखों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आज हम दीपक संधू जी से उनकी कामयाबी की कहानी और तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। दीपक संधू जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। 42 साल लंबा आपका नौकरी का कार्यकाल रहा है, कैसे देखती हैं इस सफर को आप? तो ये मुझे लंबा सफर नहीं लगता, ये रोज एक नया दिन आता था और मैं खुद ही एक दिन अपने आप को असेस कर रही थी और सोचा कि मैंने ये 42 इयर्स जो नौकरी की है गवर्नमेंट में, अपना ड्यूटीज़ पूरी करने की कोशिश की है, रोज़ ही एक्साइटिंग डे लगता था। कुछ दिन डाउन होती थी, मोराल डाउन रहता था, कभी कुछ ऐसी अनहोनी बात हो जाए, लेकिन शाम तक फिर वही जोश आ जाता था कि अगले दिन हम कुछ नई चीज़ करेंगे। तो बस इस तरह से दिन निकल गए और आई हैव बीन फॉर्चुनेट, बहुत अच्छी पोस्ट भी मिली और मैं उन पे कुछ नई चीज़ करने की जो मेरी कोशिश रही, तमन्ना रही, वो मैं पूरी कर सकी। क्योंकि सिर्फ एक जगह पे, एक पद पे जो हाईएस्ट पोजीशन हो उस ऑर्गेनाइजेशन की, सिर्फ वहाँ काम करना एक अचीवमेंट नहीं है, वहाँ कुछ नया करके दिखाना वो अचीवमेंट है। आपने चुनौती के रूप में लिया हर नए असाइनमेंट को। जी बिल्कुल, और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि दूरदर्शन का न्यूज़ चैनल भी मैंने ही स्टार्ट किया था। ये सौभाग्य मुझे मिला एंड आज आपसे बात करके ये मेरी पहली इंटरव्यू है दूरदर्शन में। मुझे लग रहा है जैसे कि एक होम कमिंग है। बिल्कुल, वाकई यह गर्व की बात है कि दूरदर्शन न्यूज आपके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ। और बहुत चैलेंज था क्योंकि समय बहुत कम मिला था हमें, लेकिन जो टीम थी पूरी चार्ज अप थी और हम लोग बिल्कुल बेसिक्स से थ्रू भी हम लोग कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी पूरी टीम को, एंड वी वर लर्निंग ऑन द जॉब। लेकिन जिस तरह से टीम ने मिलकर एकजुट होकर इसको कामयाब बनाया, तो मैं उनकी आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने ये एक जो चैलेंज मीट करने का, जो अकेले तो कोई मीट नहीं कर सकता है, पूरी टीम के ज़रिए ही होता है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ दूरदर्शन न्यूज़ की टीम के। बिल्कुल टीम वर्क है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह कि 2013 की तुलना में अगर हम बात करें तो जब आप 1971 में नौकरी में आई थी, तब और आज में काफ़ी अंतर है। महिलाओं का नौकरी में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, किस तरह का बड़ा बदलाव देखती हैं आप? गवर्नमेंट में तो पहले भी महिलाएं थीं, कम थीं लेकिन फिर भी थीं। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, बहुत अच्छा बदलाव आया है। हर डिसिप्लिन में, प्राइवेट सेक्टर में भी एंड आर्म्ड फोर्सेस में, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन ये तो मैं कहूँगी कि अच्छा लगता है, क्योंकि बैलेंस रहना चाहिए। विमेन को एक रोल निभाने का एक मौका पूरी तरह से हमारे देश में है, बहुत से देशों में नहीं है, बहुत से डेवलप्ड देशों में नहीं है। मैं बाहर भी रह चुकी हूँ। इंडिया इज़ प्रिविलेज्ड। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, पॉलिटिक्स में इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी लोकसभा में लेडी हैं। तो हमारे यहाँ ये नई बात नहीं है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है यहाँ की महिलाओं ने। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो परफॉर्मेंस है वो महिला या पुरुष होने के सवाल नहीं है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो जो हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो होनी चाहिए, तो आप कामयाब रहेंगे। अब थोड़ी आपके सूचना आयोग की तरफ मुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जिस उद्देश्य से आरटीआई को लाया गया था, क्या
वह उद्देश्य पाने में हम सफल हैं? बतौर मुख्य सूचना आयुक्त क्या मानती हैं आप? देखिए, ये एक लंबा सफ़र है। इसका तो फ़िलहाल सिर्फ शुरुआत हुआ है। सूचना का अधिकार जो है सिर्फ 8 साल पुराना है इस देश में, और अन्य देशों के मुकाबले में मैं कंपैरिजन कर रही थी, हाल ही में मैं मेक्सिको भी गई थी। हमारा जो एक्ट है ये बहुत पावरफुल है और इसमें सिटीज़न को राइट दिया गया है, उसका मूल अधिकार है। बाकी देशों में, बहुत सारे वेस्टर्न देशों में ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं है। इस तरह हम लोग जो हैं कुछ कदम आगे हैं इसमें, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसमें अभी बहुत काम करना है। एक तो जागरूकता डालनी है, सब लोगों को मालूम भी नहीं है कि ये अधिकार उनके पास एक लेजिस्लेचर ने उनको दिया है, तो जितना हम इसको पब्लिसाइज कर सकें उतना अच्छा है। एक तो ये है कि दायरा बढ़ना चाहिए, लोगों को मालूमात रहनी चाहिए ताकि वो इस्तेमाल करें। साथ ही में उतने ही ज़ोर से जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना सेक्शन 4 के जो अधीन उनका जो दायित्व है कि वो सुओ मोटो डिस्क्लोजर करें, उसी रफ्तार से और मजबूती और तेज़ी से सुओ मोटो डिस्क्लोजर होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो सिर्फ अगर लोग सवाल पूछते जाएं और डिस्क्लोजर ना हो तो सोचिए पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। और ये जो है सूचना का अधिकार का सही सक्सेस ये है जब लोग इसे कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले से ही सूचना जो है वो पब्लिक अरीना में होनी चाहिए। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है, जब हम गाँव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ख़ास तौर पे आरटीआई कार्यकर्ताओं से, तो इनको सबसे बड़ी जो दिक्कत और घुटन महसूस होती है वो यह कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अभी भी बड़े पैमाने पर सूचनाएं छिपाते हैं। देखिए, एक पुराना 50 साल पुराना एक प्रशासन का स्टाइल चल रहा था जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी तो थी नहीं। जो गवर्न कर रहे थे वो गवर्न करते थे, जो गवर्न थे उनकी पहुंच ही नहीं थी, आम आदमी की पहुंच नहीं थी। वो किसी भी मंत्रालय में या डिपार्टमेंट में जाके कुछ अपनी ही एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेने में सफल नहीं थे, वो जा भी नहीं पाते थे। लेकिन अब जो है पूरा रिवर्सल हो गया है, जो एम्पावरमेंट मिली है सिटीज़न को, उससे सिटीज़न का हाथ मजबूत हो गया है और अब उसका हक है कि वो अकाउंटेबिलिटी ले और ट्रांसपेरेंसी डिमांड करे और प्रशासन को देनी पड़ेगी। तो ये माइंडसेट चेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। 8 साल में मैं देखती हूँ बहुत फ़र्क हुआ है। दीपक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, भारतवासी तो अपनी सूचनाएं ले लेते हैं, लेकिन यदि कोई विदेश में बसा एनआरआई है, वो भारत में जो व्यवस्था है उससे जुड़ा कोई सवाल जानना चाहे तो वो कैसे जो है आरटीआई का उपयोग कर सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इसके ऊपर सरकार ने कुछ ही दिन पहले बहुत अच्छे कदम उठाए हैं कि एक IPO है जो कि हम लोग यहाँ 10 रुपये का IPO पोस्ट ऑफिस से ख़रीद के अकाउंट्स अफसर के नाम उसको लगा के और जो सिटीज़न है अपने एप्लीकेशन के साथ लगा के और वो RTI एप्लीकेशन प्रस्तुत करता है। बाहर जो लोग हैं उनको 10 रुपये में IPO लेना या बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब ये इंटरनेट के ज़रिए IPO ले सकते हैं और उसको डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के और वो सवाल पूछ सकते हैं अंडर RTI। तो ये नई चीज़ है। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण कदम है। और ERTI का कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? ERTI पे मैं थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण करना चाहूँगी। वो ये है कि हम लोग भी रिसीव करते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग में हम ERTI जो है एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं इन सेकेंड अपील। लेकिन जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम इंटरनेट के ज़रिए लेते हैं और उनको डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो हम अभी भी ये हमने रखा है रूल कि जो ओरिजिनल एप्लीकेंट है उसको हार्ड कॉपी साइन करके हमें भेजे ताकि उसके आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाए कि वो इंडियन सिटीज़न है। एंड इट आफ्टर ऑल हम लोग अभी सारा कुछ आई तरीके से नहीं कर रहे हैं, हार्ड कॉपीज़ में भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो सिटीज़न पे भार पड़ रहा था कि सारे डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजें, उनसे बहुत खर्चा होता है। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपने हैं, हो सकता है 15, 20, 30 पेज हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो स्कैन करके बस हमें इंटरनेट से भेज रहे हैं। उनका भी खर्चा जो उन पर बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, वो कम हो रहा है। तो ये भी हम लोग उनकी सहायता कर रहे हैं इस तरह से। सिर्फ एक चिट्ठी उनको हमें भेजनी है, वो RTI एप्लीकेशन है, साइन करके। आयोग के सूचना आयुक्तों के सामने चुनौतियाँ किस तरह की रहती हैं? यही कि कंप्लायंस जो है सेक्शन 4 की, इस समय हम लोग इस पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं। DOPT ने भी कुछ चंद महीने पहले गाइडलाइंस दी हैं कि अब तो
सबके जिम्मेदारी आ गई कि 6 महीने के अंदर उनको करना है, और वो 6 महीने अक्टूबर में ख़त्म हुए हैं। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम इनको मॉनिटर करें और इनका ऑडिट करें कि किस पब्लिक अथॉरिटी ने कौन सी सूचना दी है, कहाँ कमी रह गई है। इसके लिए हम एक सेटअप बना रहे हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार ये मजबूती से चलने लग जाए कुछ महीनों के बाद, तो इसमें मुझे लगता है आरटीआई का मूवमेंट बहुत ही इसमें सुधार आएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आयोग में लगातार लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर क्यों नहीं आप लोग कोई ठोस कदम उठाते कि इसमें कमी आए? ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस में जो मैं देख रही हूँ कोई गैप नहीं है, महीने 2 महीने में उनकी बारी आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम्स हमारे साथ इंटरैक्ट कर करके, उनके चेयरमैन सब इंश्योरेंस कंपनीज के बहुत उन्होंने एक ब्यूटीफुल स्टेप लिया। तो नंबर जो इस वक्त जो पेंडेंसी है, हमारे यहाँ 20,000 की पेंडेंसी है, लेकिन आपने हाल में पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ 5 नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स लग गए हैं। तो एक बार हम फुल स्ट्रेंथ में और ऑलरेडी हम लोग 5 लोग ऑलरेडी पोजीशन में हैं। तो जब 10 लोग पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ एक बार हम लोग सब ये काम करना शुरू करेंगे, जाहिर है पेंडेंसी कम होगी। अगर वैकेंसी रहेगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की तो पेंडेंसी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने इस वक्त हमें 5 मोर वैकेंसीज जो हैं वो फिलअप कर दी हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। एंड आई एम ऑल ऑफ अस इन द कमीशन, हम बहुत उत्सुकता से उनके इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ, ज्वाइन करें। कुछ महीना लगेगा फॉर जानकारी लेने के लिए, उनको सिस्टम में आने के लिए, उसके बाद वो शुरू कर देंगे। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के बीच आपको नहीं लगता कि एक मजबूत कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? होना चाहिए, और हमने इसकी तरफ प्रयास भी किया है। हमारी एक फेडरेशन है ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस, और पीरियोडिकली हम उसकी जो मैं क्योंकि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, मैं इसकी अध्यक्ष हूँ, और हम लोग सब एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म इसमें डेवलप किया है। हर 2-3 महीने में हम लोग इकट्ठे बैठते हैं और अपने व्यूज़ का आदान प्रदान करते हैं, गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज करते हैं। ये जारी है ये सिलसिला। विभिन्न कारणों से तमाम संस्थाएं आरटीआई के दायरे से बाहर हैं, ऐसा क्यों? तमाम संस्थाएं तो बाहर नहीं है। जो पब्लिक अथॉरिटी सेक्शन 2H की डेफिनेशन में आता है वो सब इसके अधीन है, और सब आरटीआई उनके ऊपर लगता है। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं फ़िलहाल वो सब बाहर हैं। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैं वो भी वो पोर्शन जो कि पब्लिक सेक्टर या किसी डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप में है, वो भी आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन में आता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि जो भी एनजीओ और प्राइवेट संस्थाएं सरकार से वित्तीय फंड लेती हैं उनको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। वो ऑलरेडी एक्ट में है, और वो धीरे धीरे कुछ लोग अपने आप आ गए हैं, अपने आप को उन्होंने पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया है। जिन्होंने नहीं किया है उनके केस हमारे आगे लगते हैं, और हम उसके ऊपर गौर करने के बाद अपना डिसीजन देते हैं कि वो सेक्शन 2H के प्रोविजंस के तहत पब्लिक अथॉरिटी अगर हैं तो हम उनको ऐसा करार करते हैं। और सीबीआई के बारे में क्या ख्याल रखती हैं आप? वो तो हमारे दायरे के बाहर है, आरटीआई के एक्ट के दायरे के बाहर है। पहले था दायरे में, लेकिन पिछले करीब साल से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है सेकेंड शेड्यूल में इट इज़ लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन और हमारे आरटीआई के। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी, आरटीआई के एक्ट के तहत जो ऑर्गेनाइजेशंस शेड्यूल 2 में दायरे के आरटीआई के दायरे के बाहर हैं, फिर भी इन वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और करप्शन के अगर केस हों उनके खिलाफ, तो वो इस्टेब्लिश करने के बाद उन सिलसिलों पे, उन मुद्दों पे हम आरटीआई का एक्ट लागू करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी हो अल्लाह मचता है, बीसीसीआई को भी आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा ये धीरे धीरे जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो कल्चर है ये मजबूती लेगा, इसमें समय लगेगा थोड़ा। जब आपने बतौर मुख्य सूचना आयुक्त ज्वाइन किया केंद्रीय सूचना आयोग को, तो क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था कि मुझे कुछ अलग करना है? ये एक्ट ही नया है, इसी को मजबूत बनाना एक नई बात है, और मैं समझती हूँ कि आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस रोल में यहाँ पे अपना योगदान दे पा रही हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ जो कमेटी है एम्पावर्ड कमेटी, उन्होंने मुझे यहाँ अपॉइंट किया है, क्योंकि ये नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, डेमोक्रेसी को डीप रूट्स देता है ये, और हम इसका एक हिस्सा हैं। इससे मैं तो बहुत खुश हूँ, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट। आरटीआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए? देखिए, हर एक्ट का कहीं ना कहीं लोग दुरुपयोग करते हैं,
ज़रूर ऐसे कुछ लोग हैं या होंगे जो इसका भी दुरुपयोग करते हैं। अगर वो हमारे आगे आते हैं, हम उनको सलाह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ व्यूज़ रखे हैं, कुछ अपने डायरेक्शंस दिए हैं, दैट दे डू नॉट वांट 75% ऑफ द स्टाफ and 75% of the resources of a public authority to spend that time in collating and compiling information. That is not the मतलब वो RTI का ऑब्जेक्ट नहीं है। RTI का ऑब्जेक्ट है कि sufficient transparency with efficient operations of governance, इसको बैलेंस में लाना है, ये हमें देखना है। 42 साल लंबा आपका तजुर्बा है नौकरी करने का। अभी जो है सूचना आयुक्त के तौर पे रिटायर्ड नौकरशाहों और न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। आप क्या मानती हैं कि समाज के किन और प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को सूचना आयुक्त बनने का मौका दिया जाना चाहिए? नहीं, सिर्फ इन दो कैटेगरीज के लोग नहीं आते हैं, मीडिया से लोग हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT। अगर आप रूल्स देखें हमारे प्रोविजंस ऑफ द RTI एक्ट, इसमें पूरा बहुत बड़ा स्कोप है। और NGO से भी हमारे यहाँ लोग आए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ लोगों ने काम किया वो भी यहाँ काम कर चुके हैं। अब भी कुछ फॉरेन सर्विस के, कुछ पुलिस के, पोस्टल सर्विस, जर्नलिज्म, मीडिया, मैं खुद मीडिया में इतने साल काम कर चुकी हूँ। हर डिसिप्लिन से लोग आ रहे हैं। लोकतंत्र में मीडिया का काफ़ी अहम स्थान है। लंबे समय तक आपने मीडिया को काफ़ी नज़दीक से देखा और समझा है और काम भी किया है। जो नौजवान मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक सफल पत्रकार बनना चाहते हैं, उनको आपकी सलाह क्या होगी? बहुत ही कम्पिटिटिव फील्ड है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, रोज़ ही एक टाइम बाउंड काम है। ये नहीं कि ये कागज़ कल देख लेंगे, वो उसी दिन देखना है, अगले दिन वो कचरे के डब्बे में चला जाता है न्यूज़पेपर। इसलिए और लेकिन एक दिन पहले वो इतनी अहमियत रखता है। और स्पेशली डेवलपमेंटल, मैं अपने जो यंग फ्रेंड्स हैं मीडिया में उनको भी ये कहना चाहूँगी, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म जो है उसके ऊपर जोर दें। सब लोग इकोनॉमिक जर्नलिज्म की तरह चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल सेक्टर में जो काम हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग, उसका ऑडिट, जो मीडिया ऑडिट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। और उसमें ज़्यादा स्पेस भी मिलनी चाहिए, न्यूज़पेपर्स स्पेस नहीं देते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, जो लोग उस बीट पे होते हैं उनकी स्टोरीज़ कवर नहीं होती हैं, तो ये एक चैलेंज है उनके लिए भी, इसको मीट करना होगा। आप प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मीडिया सलाहकार भी रही हैं, एक अलग तरह का अनुभव रहा आपका। आप खुद किस तरह का अनुभव महसूस की वहाँ पर? इट वॉज़ अ ग्रेट ऑनर टू सर्व सच अ आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं एंड वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक चैलेंज था, क्योंकि उस वक्त ही थोड़े ही दिनों बाद जब मैंने ज्वाइन किया उनका रीडू सर्जरी हुई, तो मीडिया को उसके बारे में ब्रीफ रखना विदाउट गिविंग आउट टू मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेडिकल हिस्ट्री और प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, वो एक बैलेंस रखना था। उसके इमीडिएटली बाद इलेक्शंस थी, तो जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करना था कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और देश को मजबूती के साथ आगे ले जाने के चैलेंज को मीट कर सकते हैं, वो एक अलग चैलेंज था हमारे लिए और उसमें हम सफल रहे। उसके कोऑपरेशन सबने दिया। अब कुछ निजी बातें करेंगे। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड हैं जो रिटायर्ड हैं IAS से, और हमारी बेटी है और दामाद हैं। आपकी दिनचर्या क्या है? भाई सुबह उठते ही पहले तो फाइलें देखती हूँ क्योंकि उस दिन के केसेस देखने होते हैं या प्रीवियस डे के जो जजमेंट्स दिए हैं उनको करेक्ट करना चाहिए। बहुत मैं ये चेष्टा करती हूँ कि गैप ना हो, 2-3 दिन का गैप हो जाए, हियरिंग हो और सून आफ्टर दैट इमीडिएटली जो डिसीजन है वो हमारी वेबसाइट पे चढ़ जाए। ये मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा डिले ना हो। तो उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो जाता है दफ्तर जाने का और वहाँ पे सुनवाई का। हाँ, थोड़ी एक्सरसाइज के ऊपर मैं जो यंग लोग देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूँगी, या वॉक करें या थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, उस पर मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहती हूँ, खुद भी करती हूँ। और हमारा डेस्क बाउंड जॉब है और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा दिन लोगों से बात करना, डिक्टेशन देना, जजमेंट्स पढ़ के उनको करना, तो इसी तरह से दिन गुजर जाता है। शाम यूजुअली फैमिली के साथ निकलती है। और रिटायरमेंट के बाद भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? सबसे पहले तो फ्रीडम मिलेगी बहुत सालों के बाद, जब चाहे ट्रैवल करो, जहाँ चाहे जाओ, वो बंदिशें नहीं रहेंगी।
हाँ मिस करूँगी उस डिसिप्लिन को, क्योंकि उस डिसिप्लिन जो ऑफिस जाने का रहता है उसकी वजह से लाइफ एक स्ट्रक्चर्ड रहती है। चाहूँगी कि वो डिसिप्लिन ना टूटे और एक्सरसाइज नियमित अनुसार कुछ औरों के लिए काम करना। कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि NGO ज्वाइन करूँगी या नहीं, आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड, लेकिन और बहुत से इंटरेस्ट है। मैंने बहुत साल संगीत सीखा है, उसका रियाज छूट गया है, वो शुरू करना चाहते हैं। रीडिंग ऑफ कोर्स, प्लेज, थिएटर, फिल्म्स, आई लव सीइंग फिल्म्स। मैंने खुद आपको पिछले 10 सालों से लगातार देखा है सक्रिय रहते हुए। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप काफ़ी सक्रिय रहती हैं, भले आप नौकरी में कितनी ही व्यस्त रहें। मैं SOS विलेजेस जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1994 से जुड़ी हुई हूँ, और दिल्ली में जो उनका यहाँ SOS विलेज है ग्रीन फील्ड्स, वहाँ मैंने और मेरी सिस्टर ने एक बिटिया को स्पॉन्सर किया है। सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं, उसका तो रिलेशनशिप है। हम हर महीने उसे मिलने जाते हैं, उसकी डेवलपमेंट, उसकी एजुकेशन में हम बहुत रुचि लेते हैं। अब वो BBA कर चुकी है, नौकरी भी कर रही है, और अभी हमने उसको स्पॉन्सर किया है MBA के लिए। और भी बच्चे वहाँ हैं, उनके साथ हमारा बड़ा लगाव है। हम नियमित रूप से वहाँ जाते हैं और उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ में। घर में भी हमारे यहाँ जो बहुत पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके बच्चों को भी एक ने BBA किया है और बहुत अच्छी नौकरी पे लग गई है। और भी बच्चे हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि ईच वन टीच वन का जो पुराना चला था सिलसिला, ईच वन टीच 2 and 3 भी हो सकता है, लेकिन ईच वन टीच वन तो होना ही चाहिए। हमारे देश में इसका बहुत बड़ा स्कोप है, और मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि इस जो प्रोग्राम था इसका हाथ ना छोड़ें, इसको थामे रहें और किसी बच्चे के साथ लग जाएं। आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी और बच्चे की भी साथ में परवरिश होगी और बहुत एक वंडरफुल फ्यूचर उसका आगे हो जाएगा। आज नौजवान यह मानता है कहीं ना कहीं कि सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी ज़्यादा अच्छी है। क्या आप खुद मानती हैं? अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, इंटरेस्ट का सवाल है। अगर लोग चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत योगदान दिया जा सकता है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, और वहाँ सैलरीज गवर्नमेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अगर किसी की रुचि उस साइड पे है तो वो उनके लिए सही है। गवर्नमेंट जॉब में कैनवस बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़े दायरे को देख सकते हैं एक एपेक्स लेवल से, वो अनुभव एक अलग है। हाँ, सैलरी कम मिलती है, लेकिन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का मौका भी साथ में मिलता है। अगर आपकी रुचि या आपका पर्सनालिटी का भाव उस तरफ हो तो फिर ये आपको सूट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थी भारत की मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी और बेहद खूबसूरती के साथ जवाब दिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और नामी गिरामी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।